उस संदूक के अंदर गोल्ड ब्रिक्स भरी थी जो अमेरिकन सिविल वॉर के समय की थी, यानी कोई भविष्य से ये सोना लेकर यहाँ आया था, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई और वो खजाना वहीं दबा रह गया। लुकस ये देखकर बहुत खुश था क्योंकि वो उन सोने की ईंटों को अपने साथ प्रेजेंट में ले जाकर अमीर बनना चाहता था। लेकिन तभी उन्हें आसमान से कुछ नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। सब उसका पीछा करते हुए उस जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें एक मिलिट्री ड्रोन मिलता है। उस ड्रोन में गेविन ने सबके लिए एक वीडियो मैसेज भेजा था जिसमें वो साफ वार्निंग देता है कि कोई भी प्लेन से वापस आने की कोशिश न करे वरना सब मारे जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में उन्हें सबके कंकाल मिले हैं। गेविन बताता है कि वे एक नया और सुरक्षित विमान तैयार कर रहे हैं जिससे वो खुद आकर सबको रेस्क्यू करेगा। मैरी उसकी बात मान जाती है, लेकिन कैंप के बाकी लोग अभी इसी वक्त निकलना चाहते हैं क्योंकि पोर्टल छोटा होता जा रहा है। इसी बीच लिवाई और डायना प्लेन स्टार्ट करके निकलने ही वाले थे कि मैरी गन पॉइंट पर उन्हें रोक लेती है। बहस के दौरान डायना अपनी पिस्टल निकालती है, लेकिन गलती से गोली प्लेन के इंजन में लग जाती है। मैरी भी खुद को बचाने के चक्कर में डायना पर गोली चला देती है और कुछ ही देर में डायना की मौत हो जाती है। प्रेजेंट में गेविन और रेबेका प्लेन लेकर पोर्टल में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेड ऑफिस से गवर्नमेंट एजेंट्स उन्हें मना कर देते हैं। वो वार्निंग देते हैं कि अगर बिना परमिशन के वो सिंकहोल के पास गए तो मिसाइल से उन्हें उड़ा दिया जाएगा। डॉक्टर रेबेका हर हाल में इस राज को सुलझाना चाहती थी, इसलिए वो अकेले ही प्लेन से पोर्टल के अंदर कूद जाती है। इजी अपने पिता गेविन को कॉल करके कहती है कि उन्हें अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए, जिसके बाद गेविन प्लेन घुमाकर वापस आ जाता है। उधर अतीत में कैंप के सब लोग देखते हैं कि वो पोर्टल आखिरकार पूरी तरह बंद हो गया है। ग्रुप के लोग एक मीटिंग करते हैं और मैरी वीव को ग्रुप से निकालने का फैसला करते हैं। एक तो मैरी ने डायना को गोली मारी थी और दूसरा ईव ने गेविन की बात मानकर सबको रुकने को कहा। वोटिंग के बाद मैरी और ईव को कैंप छोड़ने को कहा जाता है। ईव को यह देखकर बहुत दुख होता है कि मैरी का अपना बेटा लुक्स भी अपनी माँ के खिलाफ वोट देता है। इधर टाई की आंख खुलती है जिसे वेरोनिका ने बेहोश किया था। होश में आने पर वो देखता है कि उस गांव का लीडर पाड़ा उसकी तरफ आ रहा है। उसे लगता है कि वो उसे मारने आया है, लेकिन पाड़ा ने असल में एक सांप को मारकर टाई की जान बचाई थी। वो टाई के घावों का इलाज करने के लिए उसे एक गुफा में ले आता है। पाड़ा उसे बताता है कि वे लोग बुरे नहीं हैं, वे बस अपने गांव को आसमान से गिरने वाले लोगों से बचा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से हथियारों के साथ बहुत से लोग वहां गिर रहे हैं। पाड़ा कहता है कि अब बर्फ का तूफान आने वाला है, इसलिए टाई को कुछ समय इसी गुफा में रहना होगा। प्रेजेंट में सरकार गेविन को कड़ी वार्निंग देती है। वहां से निकलने के बाद गेविन सोफिया को एक जरूरी बात बताता है। असल में जब गेविन छोटा था तब एक परिवार ने उसे गोद लिया था। उससे पहले उसके साथ क्या हुआ था उसे कुछ याद नहीं। गेविन को लगता है कि अगर वो अपनी असली फैमिली को ढूंढ ले तो उसे समझ आ जाएगा कि उसे ये विजन्स क्यों आते हैं और उसका इस सिंकहोल से क्या नाता है। इसके बाद गेविन और सोफिया रिसर्च करके पता लगाते हैं कि बचपन में गेविन को एक चर्च की तरफ से पाला गया था। वो एड्रेस लेकर वहां पहुंचते हैं जहां एक महिला गेविन को पहचान लेती है। वो बताती है कि 1988 में उन्होंने गेविन को सड़क के किनारे अकेले खड़ा पाया था, लेकिन उस वक्त वो अकेला नहीं था, उसके साथ 12 साल की एक लड़की भी थी। चूंकि उनके परिवार का कोई पता नहीं चला, इसलिए चर्च ने उन दोनों को अलग अलग फैमिलीज को गोद दे दिया। गेविन और सोफिया उस लड़की का एड्रेस निकालकर उसके घर पहुंचते हैं। हालांकि वो लड़की अब वहां नहीं रहती, पर वहां उसके हाथ का बनाया हुआ एक स्टैचू रखा था। यह बिल्कुल उसी हाथ के निशान वाला स्टैचू था जिसका विजन गेविन को हमेशा आता है। इसका मतलब गेविन की तरह उस लड़की को भी विजन्स आते हैं। उधर अतीत में बर्फीला तूफान कैंप के करीब पहुंच चुका था। ईव और मैरी अपने बच्चों को विदा कहकर कैंप से जाने लगती हैं, लेकिन तभी एक भारी टावर लुक्स के शेल्टर पर गिर जाता है। मैरी अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ती है और माँ बेटा दोनों उस मलबे के नीचे फंस जाते हैं। सब उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन छत बहुत भारी थी। अगर तूफान बढ़ गया तो वो अंदर ही दम तोड़ देंगे। आखिर में वो लोग वहाँ एक इलेक्ट्रिक ब्लास्ट करते हैं, जिसकी मदद से मैरी और लुक्स बाहर निकल पाते हैं। तूफान खत्म होने के बाद सब देखते हैं कि मैरी ने अपनी जान पर खेलकर अपने बेटे को बचाया है, इसलिए ईव और मैरी को कैंप से निकालने का फैसला रद्द कर दिया जाता है, यानी अब उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लुक्स अपनी माँ से माफी मांगता है क्योंकि वो उन पर बहुत ज्यादा नाराज था। दूसरी तरफ टाई पाड़ा को शुक्रिया कहकर वापस कैंप आ जाता है। तभी उन्हें लिली की आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं कि एक छोटी बच्ची आ रही है। ये वही आइजेया थी जिसने उन्हें गांव से निकलने का रास्ता दिखाया था। उसके हाथ में चोट लगी थी तो डॉक्टर सैम उसकी मरहम पट्टी करते हैं और आइडिया देते हैं कि अगर वो आइजेया को सुरक्षित वापस छोड़ आए तो गाँव वालों के साथ उनके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। ईव, लिवाई और टाई आइजेया को लेकर गाँव पहुँचते हैं। गाँव वाले पहले उन्हें घेर लेते हैं, पर टाई पाड़ा से गुजारिश करता है कि वे उन्हें खेती करना और शेल्टर बनाना सिखा दें। टाई जानता है कि अगर कैंप के लोग भूखे रहे तो वो गांव वालों पर हमला कर सकते हैं। अगले दिन से सर्वाइवर्स की ट्रेनिंग शुरू होती। गांव वाले अपनी हिस्ट्री बताते हैं कि कैसे 60 साल पहले पहली बार वो पोर्टल खुला था। तब से कई बार अलग अलग समय के लोग यहाँ गिरते रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर के पास हथियार थे। इस गाँव में अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो फ्यूचर के किसी न किसी समय से यहाँ आए हैं। उन्हीं लोगों से गाँव वालों ने धीरे धीरे इंग्लिश
सीखी है और अब वो किसी की भी इंग्लिश समझ सकते हैं। उधर वेरोनिका फिर से लिली को वापस लेने आई थी, जो पास की एक गुफा में छिपी हुई थी। तभी मैरी और जॉर्ज उसे पकड़ लेते हैं और कार के स्टीयरिंग से बांध देते हैं, लेकिन वेरोनिका की तबीयत खराब होता देख वो उसे खोल देते हैं और डॉक्टर सैम उसका इलाज करते हैं। इधर लिवाई गांव वालों से पूछता है कि उन्हें बिजली के झटके से मरे हुए लोग कैसे मिल रहे हैं। गांव वाले बताते हैं कि उन्हें पहले भी ऐसी कई डेड बॉडीज मिली थी और वो अपनी संस्कृति के हिसाब से उन्हें हाथ के निशान वाली जगह पर रख देते थे। तभी खबर आती है कि आइजेया को किसी ने किडनैप कर लिया है। सब उसे ढूंढने लगते हैं। साइलस उसे ढूंढ भी लेता है, पर पता चलता है कि किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर रेबेका है। रेबेका वही है जो प्लेन से कूदकर पोर्टल के जरिए यहाँ पहुंची है। वो आइजेया को पकड़कर कोई काम पूरा करना चाहती है। साइलस उसे चाकू दिखाकर डराता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा, यानी साइलस को इस बारे में कुछ पता है। साइलस रेबेका को चाकू मार देता है और आइजेया को साथ ले जाता है। बाद में बाकी लोग रेबेका को घायल हालत में गांव ले आते हैं। लिवाई एक पुरानी फोटो देखकर पहचान जाता है कि रेबेका उस साइंटिस्ट टीम का हिस्सा थी जो सालों पहले यहाँ आकर फंस गई थी। जब रेबेका को होश आता है तो वो ईव को अकेले में बुलाती है। उधर साइलस आइजेया को लेकर भागा हुआ है ताकि उसे सबसे बचा सके, पर छोटा आइजेया डर के मारे मौका पाकर अकेले ही गांव की तरफ आने लगता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में गेविन और सोफिया उस लड़की का नया एड्रेस ढूंढ लेते हैं। वहाँ पहुँचते ही उन्हें एक छोटा सिंक होल खुला हुआ मिलता है और गेविन को फिर से विजन आने लगते हैं। इधर अतीत में रेबेका ईव को बुलाकर सारा सच बताती है और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। रेबेका कहती है कि छोटा आइजेया असल में और कोई नहीं बल्कि गेविन ही है। जी हाँ, वही गेविन जो भविष्य में ईव का पति और इजी जोश का पिता है। रेबेका बताती है कि आइजेया जल्द ही पोर्टल के जरिए 1988 में चला जाएगा, जहाँ एक चर्च उसे गोद ले लेगा। साइलस इसीलिए उसे लेकर भाग रहा है क्योंकि वो अपने पोते को भविष्य में नहीं भेजना चाहता। लेकिन मुसीबत ये है कि अगर आइजेया भविष्य में नहीं गया तो ईव और गेविन की कभी शादी नहीं होगी और उनके बच्चे कभी पैदा ही नहीं होंगे, यानी उनका पूरा वजूद मिट जाएगा। रेबेका कहती है कि ईव को अपनी फैमिली बचाने के लिए आइजेया को ढूंढकर उस टाइम पोर्टल तक ले जाना होगा जो 1988 से जुड़ा है। इधर प्रेजेंट में गेविन को सब याद आ जाता है कि वो असल में 10,000 साल पहले के समय से आया है। उसे जो विजन आ रहे थे वो कोई सपना नहीं बल्कि उसकी अपनी यादें थीं। रेबेका सबको इकट्ठा करके कहती है कि उन्हें आइजेया को तुरंत उस पोर्टल में भेजना होगा जो 1988 में खुलता है। पोर्टल कल खुलने वाला है और बहुत जल्द बंद भी हो जाएगा। अब पूरा ग्रुप अलग अलग टीमें बनाकर आइजेया को ढूंढने निकल पड़ता है। जोश को आखिरकार आइजेया दिख जाता है जिस पर एक टाइगर हमला करने वाला था, लेकिन जोश वक्त रहते अपनी जीप की स्पीड बढ़ाकर टाइगर को उड़ा देता है। तभी लिवाई भी वहाँ पहुँच जाता है। आइजेया के हाथ पर ठीक वैसा ही चोट का निशान था जैसा फ्यूचर वाले गेविन के हाथ पर है, यानी रेबेका की बात बिल्कुल सच थी। इसके बाद वो आइजेया को उस पोर्टल की तरफ ले जाने लगते हैं जिसकी लोकेशन रेबेका ने दी थी, लेकिन बूढ़ा साइलस उनका पीछा कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका पोता उसे छोड़ कर जाए। वर्तमान में वो लड़की घर आती है जिसका नाम एला है। उसने ही 1988 में आइजेया को सड़क किनारे पाया था। वो बताती है कि उसे भी गोद लिए जाने से पहले का कुछ याद नहीं है और उसे भी कुछ विजन्स आते हैं, पर वो श्योर नहीं है कि वो उसका पास्ट है या नहीं। अतीत में रेबेका थोड़ी ठीक होकर कैंप पहुंचती है। उधर ईव, जोश और लिवाई छोटे आइजेया को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में उन्हें लकड़ी का एक पुल पार करना था। ईव और आइजेया पहले पुल पार करते हैं, तभी साइलस उन्हें पकड़ लेता है। मौका देखकर लिवाई पुल की रस्सी काट देता है ताकि साइलस उस पार न जा सके और ईव आइजेया को पोर्टल तक पहुंचा सके। साइलस उन्हें धमकी देता है कि अगर आइजेया को वापस नहीं किया तो वो लिवाई और जोश को मार डालेगा। वो उन्हें पहाड़ के आखिरी छोर पर मिलने को कहता है। इधर प्रेजेंट में एला और गेविन जब बात करते हैं तो एला को अपना अतीत याद आने लगता है। यहाँ एक और बड़ा धमाका होता है। एला और कोई नहीं बल्कि लिली है, वही लिली जो वेरोनिका के साथ 10,000 साल पीछे गई थी और फिर वहाँ से 1988 में आ गई। याददाश्त चले जाने की वजह से उसने नई जिंदगी शुरू कर दी थी। इसका मतलब 2024 में एक ही वक्त पर दो लिली मौजूद थीं, बस उन्हें इस बात का पता नहीं था। अतीत में रेबेका सबको बताती है कि 1988 वाला पोर्टल बस एक दिन के लिए खुलेगा। सर्वाइवर्स तय कर सकते हैं कि उन्हें उस समय में जाना है या नहीं। रेबेका लिली के पास जाकर उसे 1988 में जाने के लिए कहती है ताकि टाइमलाइन सही सलामत रहे। लिली तैयार हो जाती है और वेरोनिका भी उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन वेरोनिका की किस्मत खराब थी। रास्ते में उसका पैर एक जाल में फंस जाता है। लिली उसे छुड़ाने की कोशिश करती है पर वो छोटी थी और नहीं कर पाती। मजबूरन वेरोनिका उसे अकेले आगे बढ़ने और किसी की मदद लेने को कहती है। लिली उसे विदा कहकर अकेले पोर्टल की तरफ निकल जाती है। प्रेजेंट में एला उन्हें अपने बचपन की कुछ चीजें दिखाती है जहाँ उन्हें एक कागज मिलता है। एला को याद आता है कि अतीत वाली रेबेका ने उसे विदा करने से पहले यह दिया था। उस कागज में उन सभी पोर्टल्स की लिस्ट थी कि वो कब और कहाँ खुलेंगे। अब सवाल ये है कि रेबेका को यह सब कैसे पता चला और उसने आइजेया और लिली को कैसे पहचाना। इसका जवाब आगे मिलेगा। उस लिस्ट में कल की एक डेट थी जो दिखा रही थी कि सिएटल शहर में थोड़ी देर के लिए एक पोर्टल खुलेगा। इसका मतलब वहाँ के लोग
खतरे में हैं। अब उन्हें सरकार को अलर्ट करके उस जगह को खाली करवाना होगा। पास्ट में ईव की मदद के लिए पार्डा और टाई आते हैं, लेकिन ईव को उन पर पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए वो छोटे आइजेया से कहती है कि जैसे ही तुम्हें पोर्टल दिखे तुम उसमें चले जाना। वो अकेले ही जोश और लिवाई को साइलस से बचाना चाहती है। कुछ देर बाद साइलस के आदमी ईव को पकड़ लेते हैं। साइलस कहता है कि वो जानता है कि आइजेया यहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा और वो उसे खोना नहीं चाहता। पीछे से आइजेया छिपकर ये सब देख रहा था। तभी साइलस का एक आदमी उसे पकड़ लेता है, लेकिन ऐन वक्त पर सैम आकर उसे बेहोश कर देता है। सैम लुक्स और राइली से कहता है कि जैसे ही पोर्टल खुले तुम आइजेया को उसमें भेज देना, मैं यहाँ ईव और जोश को साइलस से बचाऊंगा। इसके बाद सैम अकेले ही साइलस के आदमियों की धुलाई शुरू कर देता है। साइलस तो वहाँ से खिसक जाता है, पर बाकी सब खुद को आजाद कर लेते हैं। ईव देखती है कि जोश की हालत खराब हो रही है क्योंकि उसका फ्यूचर रिस्क में है। अगर आइजेया पोर्टल में नहीं गया तो जोश का वजूद मिट जाएगा। ठीक ऐसा ही प्रेजेंट टाइमलाइन में गेविन की बेटी इजी के साथ भी हो रहा था। अतीत में पार्डा और टाई साइलस का पीछा करते हैं ताकि वो कुछ और गड़बड़ न करे। आइजेया के ग्रुप के सामने कुछ गांव वाले आ जाते हैं। आइजेया को बचाने के लिए मैरी गोली चला देती है। इस लड़ाई में वो एक आदमी को तो मार देती है, पर उसके पेट में चाकू लग जाता है। वो सबको कहती है कि मेरी वजह से देर मत करो और आगे बढ़ो। वो लुकस के साथ वहीं रुक जाती है। जब लुकस अपनी माँ को लेकर कैंप वापस जा रहा था, तब चोट गहरी होने की वजह से मैरी की मौत हो जाती है। इधर ईव का ग्रुप गुफा से शॉर्टकट लेने का फैसला करता है क्योंकि पोर्टल काफी दूर है। गुफा के अंदर उन्हें एक सीढ़ी मिलती है जिससे ऊपर चढ़ना था। जोश पहले कूदकर ऊपर चढ़ जाता है, फिर आइजेया चढ़ता है, लेकिन जब ईव चढ़ रही होती है तो रस्सी पुरानी होने की वजह से टूट जाती है। जोश किसी तरह अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर खींच लेता है। बाकी लोग नीचे ही रह जाते हैं और ईव जोश और आइजेया को लेकर आगे बढ़ती है। आखिरकार उन्हें वो पोर्टल दिख जाता है। प्रेजेंट में गेविन और सोफिया सरकारी एजेंट को वार्निंग देते हैं कि सीटल शहर में भूकंप आने वाला है क्योंकि वहाँ पोर्टल खुलेगा। पुलिस शहर खाली कराने लगती है, पर तभी पता चलता है कि मैप बदल रहा है, फ्यूचर बदल रहा है और पोर्टल शहर के बजाय थोड़ी दूर एक दूसरी जगह पर खुलता है। गेविन सोफिया और सोल्जर्स के साथ उस जगह पहुंचता है, पर पोर्टल इस बार बहुत छोटा था जिसमें प्लेन नहीं जा सकता था। इसी वक्त पास्ट में जोश और प्रेजेंट में इजी बहुत कमजोरी महसूस करने लगते हैं क्योंकि आइजेया अब तक पोर्टल में नहीं गया था। ईव जैसे ही आइजेया को पोर्टल की तरफ ले जाती है, साइलस आकर ईव को धक्का दे देता है और आइजेया को ले जाने लगता है, लेकिन आइजेया खुद उसके साथ नहीं जाना चाहता और भागकर ईव के पास आ जाता है। इतने में टाई और पाड़ा भी वहाँ पहुँच जाते हैं और साइलस को समझाते हैं, जिसके बाद साइलस मान जाता है। ईव आइजेया को पोर्टल में भेज देती है, जिससे रियलिटी फिर से वैसी ही हो जाती है और जोश व इजी ठीक महसूस करने लगते हैं। तभी लिली भी पोर्टल के पास पहुंच जाती है क्योंकि उसे भी 1988 में जाकर अपनी डेस्टिनी पूरी करनी है। पोर्टल बंद होने वाला था और छोटा हो रहा था, जिसे देखकर लिली डर जाती है। जोश और राइली उसे हिम्मत देने के लिए पास जाते हैं, पर जैसे ही पोर्टल एक झटके में बंद होता है, वो लिली के साथ साथ जोश और राइली को भी अपने साथ खींच ले जाता है। यानी जोश और राइली भी 1988 में पहुंच गए हैं जहां उन्हें नहीं जाना था। दूसरी तरफ प्रेजेंट में गेविन फैसला करता है कि वो इस पोर्टल के जरिए अपनी फैमिली के पास जाएगा। इजी और एला भी उसके साथ जाने का फैसला करती हैं और तीनों पोर्टल में कूदकर पास्ट में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक विशाल प्राचीन हाथी दिखता है, जिससे वो कंफर्म हो जाते हैं कि वो अतीत में हैं। उधर रेबेका स्कॉट को कुछ दिखाने ले जाती है। वो एक मॉडर्न बिल्डिंग थी जिसे इस जमाने में किसी ने बना लिया था। अब इस बिल्डिंग का राज क्या है? क्या गेविन बाकी सर्वाइवर्स को वापस ला पाएगा? और जोश और राइली का क्या होगा जो 1988 में फंस गए हैं? कहानी यहीं खत्म हो जाती है।